students, today we are going to learn about control and coordination. हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, कैसा लाइफ प्रोसेस है, ये समझा. हमने ये समझा कि एनिमल बॉडी में दो तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है. एक था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा हार्मोनल सिस्टम, यानी कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. हम लोगों ने हमारे नर्वस सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया. हमने देखा कि सीएनएस के दो मेजर पार्ट्स हैं. मतलब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसके दो पार्ट्स हैं. एक है इसका ब्रेन और एक है इसका स्पाइनल कॉर्ड. हम ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में देख चुके हैं. आज जो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं इस दूसरे पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड. देखो, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है एक बहुत ही पतली सी, एकदम थिन, लॉन्ग, ट्यूब्यूलर सा स्ट्रक्चर. तो ये बहुत ही थिन होता है, लंबा होता है और ट्यूब जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है. ये जो स्ट्रक्चर है ये बना हुआ है नर्वस टिश्यू का, मतलब ये भी बना हुआ है न्यूरॉन्स का. तो ये भी बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलके बनी है. और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट होती है आपके ब्रेन से ही. आपको याद होगा ब्रेन में हाइंड ब्रेन था. हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स थे, सेरेबेलम, पॉन्स और मेड्यूला. वही मेड्यूला वाला पार्ट नीचे तक एक्सटेंड होता है और बनाता है आपकी इसके अंदर रहने वाली स्पाइनल कॉर्ड. तो यहाँ पर आपके ब्रेन से कनेक्टेड रहती है मेड्यूला से आपकी स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रन करती है. तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम है वर्टिब्रल कॉलम का. तो वहाँ से नीचे थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक आती है और एक्सटेंड होती है. अब ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे ब्रेन कंट्रोलिंग सेंटर है, वैसे ही काफ़ी सारे एक्शंस को हमारे लिए स्पाइनल कॉर्ड भी कंट्रोल करती है. तो जब कुछ ऐसे एक्शंस होने हों जिनमें आपकी बॉडी के पास थिंकिंग का टाइम नहीं है, ब्रेन जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गन पे जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती, उस टाइम पे क्विक एक्शन या क्विक आंसर के लिए हम लोग रिलाई करते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर. ऐसे वाले एक्शंस जो वैसे तो वॉलंटरी हैं बट एकदम इनवॉलंटरी तरीके से हो जाते हैं हमारे बिना कॉन्शियसनेस के या हमारे बिना कॉन्शियस एफर्ट के. हम बिना सोचे समझे जो भी काम तुरंत फटाफट कर जाते हैं और उसके बाद रियलाइज़ करते हैं अच्छा ऐसा हो गया जब सोचने बैठे. वो वाले एक्शंस जिसने हमें करने बताए वो थी हमारी स्पाइनल कॉर्ड. तो ऐसे सारे एक्शंस जो वैसे वॉलंटरी हैं, जैसे कि क्या, हाथ मूव करना, ये एक वॉलंटरी एक्शन है. बट अगर मेरा हाथ सडनली किसी कांटे को चुभ जाए तो मैं उसके बारे में सोचूंगी थोड़ी, अच्छा ये कांटा है, मुझे चुभा, ओहो अब मैं क्या करूं. ऐसे मेरा ब्रेन बैठ के सोचेगा थोड़ी ना. जैसे ही कांटा चुभेगा मुझे, मैं तुरंत हाथ हटा लूँगी. ये जो मैं जर्क से सडनली हाथ हटा रही हूँ, बिना मैं रियलाइज़ करे हाथ हटा रही हूँ कि मुझे क्या चुभा, क्यों चुभा, इस एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. और ये एक्शंस जो हमारे लिए परफॉर्म कराता है बॉडी में, वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड का काम है सारे ऐसे अनकॉन्शियस सडन क्विक एक्शंस को परफॉर्म करवाना. तो ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है. तो रिफ्लेक्स एक्शन वो स्पेशल केस है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स का, जो होती हैं वॉलंटरी ऑर्गन्स में. कब होती हैं? तब होती हैं जब आपकी बॉडी एक सडन डेंजर में है. तो आपकी बॉडी जब फील करती है कि भैया आसपास कुछ सडन डेंजर है जिससे तुरंत उसे सेव करना है, तब वो स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प लेती है. तब वो ब्रेन से पूछने नहीं जाती क्या करें क्या ना करें. बाद में सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, जिसके बाद ब्रेन फिर फाइनली उसके बारे में आपको रियलाइज़ करवाता है कि अच्छा अच्छा ऐसा 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 हुआ था. फिर आप उस पूरी पिक्चर को विजुअलाइज कर पाते हो. जैसे कि आपका हाथ है, अचानक से एक गरम आयरन को छू जाए. जैसे आपने प्रेस गरम करने रखी थी, आपने ध्यान नहीं दिया कि चालू है, तुरंत एकदम से आपने छू लिया. आपको पता तो था नहीं, बट जैसे ही आप छूओगे ना, हटा लोगे हाथ. आप पहले देखोगे नहीं कि चालू है बंद है, आप हटा लोगे पहले. फिर आपको समझ आएगा कि अच्छा आपका हाथ हट चुका है. ये जो फटाक से एकदम फ्लैश लाइट की तरह आप अपना हाथ हटा लेते हो, ऐसे वाले एक्शंस होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस. तो रिफ्लेक्स एक्शंस का काम है कोई भी चीज़ को बहुत सडनली या क्विकली कराना. जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ है हमारे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट. ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि एक कैंडल की तरफ इसका ध्यान नहीं था कि वहाँ पर आग जल रही है, इसने अपना हाथ ऐसे ही डाल दिया. जैसे इसने डाला तो क्या हुआ, यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, स्किन है ये. तो स्किन में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे उन्होंने डिटेक्ट किया कि अच्छा कुछ टेम्परेचर चेंज हो रहा है. उनने डिटेक्ट करा कि कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है. उनने जैसे ही ये चीज़ फील करी, यहाँ से तुरंत एक इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करी. और ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, ये वही न्यूरॉन्स हमारे मिलकर पूरी की पूरी नर्व्स बना रहे हैं और उन्हीं के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है. तो ये जो हमारे न्यूरॉन्स इस इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहे हैं, ऐसे वाले न्यूरॉन को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स के पास है, ये यहाँ से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे.
तो जैसे ही इसने हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा, ये इम्पल्स ने ट्रैवल करना शुरू करा। ये इम्पल्स यहाँ से ट्रैवल करी और ट्रैवल करते 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 पहुँची हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये जैसे ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेगी, वहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड में इस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए कि क्या करना है, बीच में प्रेजेंट होगा रिले न्यूरॉन। इसने ले जाके इन्फॉर्मेशन उसको दे दी। रिले न्यूरॉन कनेक्शन बनवा रहा है बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन। फिर वो रिले न्यूरॉन जो भी स्पाइनल कॉर्ड बताएगी वो इन्फॉर्मेशन दे देगा मोटर न्यूरॉन को। तो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इस मोटर न्यूरॉन तक। और ये जो आपका मोटर न्यूरॉन है, अब क्या करना है बदले में, वो ये इन्फॉर्मेशन को लेकर आगे बढ़ेगा और वो इस इन्फॉर्मेशन को लेकर आएगा आपकी मसल्स तक। मसल्स तक क्यों? क्योंकि मसल्स वो ऑर्गन्स हैं जो मूवमेंट करा रही हैं। मसल्स हैं जिनके कारण किसी चीज़ का मूवमेंट हो पा रहा है। तो क्योंकि मसल्स ही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मसल्स के कारण ही मूवमेंट होता है, तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक लाई जा रही है। जैसे ही ये मसल तक पहुँचेगी इन्फॉर्मेशन, आपकी मसल तुरंत वहाँ से पुल बैक कर ली जाएगी, क्योंकि आपके स्पाइनल कॉर्ड ने कहा होगा तुरंत हाथ हटाओ। उसने इन्फॉर्मेशन भेजी थी कि तुरंत हाथ हटवाओ, तो मसल को तुरंत मूवमेंट करने का सिग्नल मिल गया, तो मसल चुपचाप वहाँ से हट गई। अब इतने के बाद यहाँ से फिर एक नर्व और जाएगी और वो जाकर बताएगी ब्रेन को कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो यहाँ से ये जैसे एक स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रही है, वैसे ही फिर एक आगे बढ़कर ब्रेन के पास भी जाएगी सेंसरी न्यूरॉन। ये जाकर ब्रेन को बताएगी सुनो ऐसा 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 हो रहा है। ब्रेन तब तक उसके बारे में सोच रहा होगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है तो वैसा हो रहा है। फिर उसके बाद आप फील करोगे कि आपको रोना आया, आपको दर्द हुआ, आपने ऐसा क्यों करा, ये किसने ऑन कर दी, गुस्सा आया, जो भी चीज़ें हुई, ये बाद में आपका ब्रेन आपको सोच समझ के बता रहा है। उससे पहले तक जब तक ये चीज़ें सोच समझ के नहीं हुई, तब आपने तुरंत 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 काम करा दिया। वो सारा काम कराया हमारी स्पाइनल कॉर्ड ने। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे सारे एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे मैं मारूँ आपकी आंखों पर टॉर्च, जैसे टॉर्च मारूंगी आप अपनी आंखें चिपका लोगे। क्यों चिपका लोगे? क्योंकि भाई एकदम से इतनी सारी लाइट आई, आपकी बॉडी को समझ ही नहीं आया कि इतनी सारी लाइट कहाँ से आई। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत बोला ब्लिंक कर लो आइज़। तो आपने अपनी आई के अंदर के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डेंजर से आइज़ को ब्लिंक कर दिया। तो ये वाला काम भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड ने कराया था। ये जितना भी प्रोसेस होता है बाहर किसी स्टिम्युलस के रिस्पॉन्स में, ऐसे सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जो बिना हमारे कॉन्शियस एफर्ट के, बिना किसी थॉट के होते हैं, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है या ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसे वाले एक्शंस को ही हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रेन का खास तौर पे कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ब्रेन कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के कहने से ये एक्शंस होंगे। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे होता है। जो पाथवे हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हो रहा है, उस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पाथवे है ये शुरू होता है रिसेप्टर्स से। रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं सेंस ऑर्गन्स में। तो सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर वाले सेल्स हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इन तक आएगी, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन इसे लेके जाएंगे। कहाँ ले जा रहे हैं? ये इसे लेकर जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में कौन है? वहाँ पर प्रेजेंट है रीले न्यूरॉन। तो ये रीले न्यूरॉन को दे देंगे जो स्पाइनल कॉर्ड में थे। वहाँ से मोटर न्यूरॉन बदले में लेकर आएगी कि क्या करना है अब, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को लाकर दे देगी आपकी इफेक्टर तक, यानी आपकी मसल तक, और मसल आपके लिए उस एक्शन को कंप्लीट कराएगी। So this is how a reflex arc works. So what is reflex arc? It is nothing but a pathway. The pathway which reflex action follows. So reflex actions are those actions which are sudden, are not happening as per your conscious effort, and are taking place exactly like this, exactly randomly in a quick of flash. And the pathway which these reflex actions are following, that pathway is known as a reflex arc. All the reflex actions are being mediated and being controlled by the spinal cord. This will be asked in your examination as a 3-mark question. So be well versed with the spinal cord, the reflex action and the reflex arc.
So the reflex arc passes at the level of the spinal cord and the signals involved in the reflex action do not travel up to the brain. So this is extremely important. Brain तक ये signals नहीं जाते, spinal cord तक ही रहते हैं. क्यों important है ये important है क्योंकि ब्रेन के पास अगर जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, टाइम हमारे पास है नहीं. वहाँ पर अगर टाइम लगा तो हाथ जल जाएगा और आपको सीवियर इंजरी हो जाएगी. तो इसीलिए इतना टाइम बॉडी उस पर वेस्ट नहीं करेगी. स्पाइनल कॉर्ड जल्दी आंसर देती है, क्विकली देती है, बिना सोचे समझे तुरंत बता देती है क्या करना है. इसीलिए हम स्पाइनल कॉर्ड से पूछते हैं. Although every action is ultimately controlled by the brain, the reflex action is mainly controlled at the level of spinal cord. वैसे तो ब्रेन ही करता, बट रिफ्लेक्स एक्शंस स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर लेती है. अब जो हम हमारा सेकेंड पार्ट देखेंगे हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में, वो है CNS के बाद PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी आपकी नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रख रही हैं, वो आती हैं आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. ब्रेन से निकलती हैं ऐसी 12 पेयर ऑफ नर्व्स, इन्हें हम कहते हैं 12 क्रेनियल नर्व्स. एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं ऐसी 31 पेयर ऑफ नर्व्स जिन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स. तो टुगेदर ये काम करती हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो भी सिग्नल ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक आना है वो आ सके, जो भी इनसे जाना है वो जा सके. सो इनमें से कुछ मोटर होती हैं, कुछ मिक्स्ड होती हैं और कुछ होती हैं हमारी सेंसरी. तो अब उसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा नर्व क्या होती है. तो जब भी बहुत सारे एक्सॉन फाइबर्स साथ में बंडल अप करते हैं तो ये बनाते हैं नर्व. तो नर्व हमारी 3 टाइप्स की हैं, दीज आर सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड. तो हमारी नर्व्स 3 टाइप की हो जाती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. एक एक करके तीनों को देख लेते हैं. सेंसरी नर्व कैसी है? सेंसरी नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स वो हैं जो इम्पल्सेस का डायरेक्शन है इनमें वो है फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन. तो यहाँ पर रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जो लेकर जाती है वो कहलाती है सेंसरी. ठीक है. Cell body is not always present at one end. Nerves from eyes, skin, ears, etc. are sensory nerves. तो इनमें जनरली सेल बॉडी वाला पोर्शन एक साइड पे नहीं, ऐसे कहीं पे हो सकता है. तो ये होती है हमारी सेंसरी नर्व्स. और जैसे आप देख रहे हो ये सेंस ऑर्गन्स के पास से ही आ रही हैं और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही हैं. नेक्स्ट है हमारी मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स का क्या है? इनने कहा भैया जब डायरेक्शन आप रिवर्स कर दो, मतलब ब्रेन से सिग्नल पहुंचाओ आपकी स्किन तक, ब्रेन से सिग्नल पहुंचाओ आईज तक, ईयर्स तक, माउथ तक, तो ये जो सिग्नल ब्रेन या इनफैक्ट स्पाइनल कॉर्ड लाकर दे रही है आपकी दूसरी मसल्स को या आपकी ग्लैंड्स को, उनको हम कहते हैं मोटर नर्व्स. तो मोटर नर्व्स वो हैं जो उल्टा काम कर रही हैं. दे आर गेटिंग द सिग्नल्स कि क्या करना है फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल और द ग्लैंड. ग्लैंड के पास आएंगे तो उसे बताएंगे कि क्या सिक्रीट करना है, ज़्यादा सिक्रीट करना है, कम सिक्रीट करना है, बंद कर देना है. मसल तक जाएंगे, उन्हें बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, करना क्या है. तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये ला के देती हैं इन्फॉर्मेशन हमारी मोटर न्यूरॉन्स. तीसरी है हमारी मोटर न्यूरॉन्स के बाद मिक्स्ड न्यूरॉन्स या मिक्स्ड नर्व्स. ये जो होते हैं इनके पास क्या है, थोड़ा सेंसरी पोर्शन भी है, थोड़ा मिक्स्ड भी है, मतलब लेके भी जा रहे हैं वापस भी ला रहे हैं. तो दोनों काम ये खुद ही कर लेंगी, तो ये कहलाती हैं मिक्स्ड नर्व्स. तो जितनी भी हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो लगभग सारी मिक्स्ड होती हैं. तो ये भी आएगी वापस भी ले जाएगी. तो ये जनरली सब मिक्स्ड नर्व्स होती हैं. इसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे पार्ट पे, विच इज़ दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम से ही समझ आ रहा होगा, ऑटोमेटिक तरीके से कुछ करा रहा है. तो ये ऑटोमेटिक तरीके से हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म करवा रहा है. तो हमारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, जिसके भी 2 पार्ट्स हैं. एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक, और ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, विच मीन्स दे वर्क एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर. एक अगर एक्टिविटी बढ़ाएगा किसी पर्टिकुलर ग्लैंड की या पर्टिकुलर ऑर्गन की, तो दूसरा उसकी एक्टिविटी को डिडक्ट करेगा या रिड्यूस करेगा. सो एज अ होल दे विल मेक अप अ बैलेंस, एंड इस तरीके से हम एक यूनिफॉर्मिटी पे पहुंच पाएंगे, मतलब एक बॉडी में बैलेंस या इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकेंगे. देखो, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम दैट हाइटेंस द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एज पर द नीड. इन्होंने कहा कि जैसी ज़रूरत होती है
उस हिसाब से ये बॉडी के उस पर्टिकुलर ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो ये जनरली चीज़ों को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि जब आप भाग रहे हो, अब इमेजिन करो अपने आप को भागते हुए, भागो भागो भागो, क्या होगा भागोगे भागोगे तो भागने में क्या होगा, आपकी मसल्स को एनर्जी चाहिए। जब उनको एनर्जी चाहिए मतलब आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि आप जानते हो रेस्पिरेशन से ही तो एनर्जी आएगी। तो रेस्पिरेशन कराना है, हम एरोबिक हैं, हमें चाहिए ऑक्सीजन। नहीं आएगी तो पता है भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन और लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो बॉडी बेसिकली तो ये चाहती है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए किसी तरह, ताकि वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके बाय मेकिंग श्योर कि हाँ एरोबिक रेस्पिरेशन हो। तो उसे क्या चाहिए, वो चाहेगी रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़े। तो इसमें पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी ना, अपनी रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या, अब रेट ऑफ ब्रीथिंग एक बार बढ़ भी गई तो इस ऑक्सीजन को डिलीवर भी तो कराना है। ये ऑक्सीजन बाकी सारे सेल्स तक, स्पेशली मसल्स के सेल तक पहुंचेगी कैसे, तब पहुंचेगी जब ब्लड पहुंचेगा। ब्लड को पहुंचाने के लिए क्या करें, हार्ट तेज़ी से पंप करे। जितने ज़ोर से पंप करेगा उतने फोर्स से ब्लड निकलेगा और उतने जल्दी पहुंचेगा। तो हम मेजरली क्या कर रहे हैं, हम रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन बढ़ सके, और इसके कारण से हम हार्ट रेट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बढ़ रही हैं और इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो ये काम करा रहा है कि ब्रीथिंग रेट भी बढ़ा रहा है और हार्ट रेट भी बढ़ा रहा है। दोनों चीज़ें जब बढ़ती हैं तब जाकर हमारा ये काम जो रनिंग का सक्सेसफुली हो पाता है, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। जैसे आप यहाँ देखो, ये है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आँखों पे क्या काम कर रहा है, हमारी पीपल्स को डायलेट कर रहा है, मतलब आँखों की जो हमारी जो रीजन दिख रहा है आपको जहाँ से लाइट एंटर होती है पीपल नाम का, उसको बड़ा कर देता है, ज़्यादा लाइट अंदर एंटर कर सके। फिर जो हमारा हार्ट है, हार्ट की बीटिंग रेट को इंक्रीज़ करता है। हमारे जो एयरवेज हैं, मतलब हमारे जो एल्वियोलाई हैं या हमारे जो ब्रोंकाई हैं, उनको डायलेट करता है ताकि सरफेस एरिया बढ़े, ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो पाए। स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो जल्दी जल्दी टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकालें, वेस्ट एलिमिनेट करें। लिवर को बोलता है कि सुनो हमें रेस्पिरेशन करना है, वी नीड द ग्लूकोज, तो तुमने जो भी स्टोर करके रखा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो दे दो, हम उसका रेस्पिरेशन करा लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलता है भाई तुम अभी रुक जाओ, तुम्हारी अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी जो ग्लूकोज है हम पहले उसको यूटिलाइज कर ले। तो वो ब्लड सप्लाई वहाँ से छीन लेता है और इधर उधर भेज देता है मसल्स के पास स्पेसिफिकली जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पे अगर हम स्टमक के पास ऑक्सीजन भेजेंगे तो भैया हमारा उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना हम मसल के पास भेजेंगे तो होगा। तो इसीलिए इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ किया जाता है। एड्रेनलिन ग्लैंड्स को बोला जाता है कि इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन बनाओ, क्योंकि ये अगेन हार्ट बीट बढ़ाएगा और इस तरीके के काम करेगा कि आप जल्दी जल्दी अपनी रनिंग वाला काम कर पाओ और अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से प्रोटेक्ट करो। ये आपके यूट्रस में भी कॉन्ट्रैक्शंस कराता है और यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करता है। तो अगर ब्लैडर भर गया है तो और आपको यूरिनेट करना है या उस यूरिन को पास ऑन करना है तो उसमें भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प कर रहा है। इसका ही ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये भाई साहब, ये है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहे हैं, प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट करा रहे हैं, साथ साथ हार्ट बीट को काफ़ी स्लो कर रहे हैं। तो ये हार्ट बीट को कम करेंगे, ये एयरवेज को कराएंगे कंस्ट्रिक्ट। लिवर को बोलेंगे कि चलो बाइल बनाओ। बाइल क्यों बनाओ, क्योंकि अभी डाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चलो तुम डाइजेशन पे फोकस करो, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्यों कन्वर्ट करना है, अभी नहीं करना है, तुम तो बाइल बनाने का काम करो। ब्लड वेसल्स को बोलेंगे कंस्ट्रिक्ट हो जाओ, ब्लड प्रेशर जो है हमें वो बढ़ाना है, तो ब्लड प्रेशर्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, सॉरी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलेंगे चलो खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करो। यूट्रस को बोलेंगे रिलैक्स करो, और यूरिनरी सिस्टम को बोलेंगे कि जितना ज़्यादा यूरिन आप ज़्यादा पास कर सकते हो बाहर, उतना ज़्यादा इसके अंदर स्टोर कर लो, बाद में हम इकट्ठा बाहर करवा देंगे। तो यूरिनरी आउटपुट बढ़वाने के लिए ब्लैडर को एक्सपैंड करते हैं। तो ये हैं हमारे दो सिस्टम्स, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो आपके ऑर्गन्स की एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है और आपकी बॉडी को एक कामिंग इफेक्ट देता है। जैसे कि कंटिन्यूस भागने के चक्कर में हार्ट इतने ज़ोर ज़ोर से पंप हो रहा था, एयर आप इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीथ इन कर रहे थे, अब ये क्या करेगा, सबको स्लो डाउन करा देगा।
सारी एक्टिविटीज़ एक एक करके ये स्लो डाउन करा देगा, ताकि जो आपकी बॉडी है वो थोड़ी रिलैक्स्ड और काम स्टेट में आ जाए। जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त पे भी ये ब्रीथिंग रेट को स्लो कराता है और साथ साथ हमारा हार्ट रेट भी कम कराता है, क्योंकि उस वक्त हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्स कोई ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन कर नहीं रहे हैं, तो ब्रीथिंग का जो रेट है वो सोते टाइम इसीलिए कम रहता है और हार्ट रेट भी उस वक्त कम रहेगा। This is facilitated by the parasympathetic nervous system. It can be said that parasympathetic nervous system helps in conservation of energy. तो ये आपके लिए एनर्जी कंजर्व कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी को काम, कंपोस्ट और स्लो कर रहा है। तो सारी एक्टिविटीज़ को स्लो कर देगा ओवरऑल, ताकि ज़्यादा एनर्जी का वेस्ट ना हो। तो ये सीधा सीधा सा हिसाब है इनका कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहे थे, हार्ट रेट बढ़ा रहे थे, हार्ट के रेट मतलब कॉन्ट्रैक्शन के रेट को बढ़ा रहे थे, ज़्यादा फोर्स से ब्लड निकल रहा था, और ब्रोंकाई को डायलेट कर रहे थे ताकि ज़्यादा आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके। वेयर एज पैरासिम्पैथेटिक एग्जैक्टली उल्टा काम करता है, हार्ट के रेट को भी स्लो करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को भी स्लो करता है, और ब्रोंकाई को भी कंस्ट्रिक्ट कर देता है, और सरफेस एरिया भी फर्दर डिक्रीज करा देता है, ज़्यादा एयर अंदर नहीं जाती, तो ब्रीथिंग भी स्लो हो जाएगी, रेस्पिरेशन भी स्लो हो जाएगा। अब जो हम इसमें टॉपिक देख रहे हैं ये है हमारा मस्कुलर मूवमेंट एंड द नर्वस कंट्रोल। देखो, कोई भी काम करना है तो ये तो अभी तक हमारे लिए क्लियर है कि काम मसल्स को ही करना पड़ेगा। मसल्स है वो पार्ट जिनके कारण मूवमेंट होता है, पर मसल को सिग्नल कौन दे रहा है, नर्वस सिस्टम दे रहा है। तो मसल तक सिग्नल पहुँचे उसके बाद तो मसल काम करेगी। हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि हाँ एसिटाइल कोलिन यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो जाकर मसल को बताता है क्या करना है। तो ये कैसे होता है, ये होता है कुछ इस तरीके से। जो हमारा मसल का टिश्यू है इसके अंदर होते हैं दो फिलामेंट्स, दो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली, एक है एक्टिन और एक है मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन जैसे ही मसल के पास सिग्नल जाता है ये क्या करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स ट्रिगर कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ करते हैं सिग्नल कि कैल्शियम आयन को रिलीज़ कराना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी मसल है, मसल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ER, वहाँ पर रहते हैं बहुत सारे कैल्शियम आयंस। तो ये उसका ER है सपोज करो, इसमें ये बहुत सारे कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है, ये इन कैल्शियम आयंस को रिलीज़ कराएगा। अगर कैल्शियम आयंस ना हो तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए जैसे ही स्टिमुलस आता है कैल्शियम आयंस रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैल्शियम आयन आते हैं, रिलीज़ होते हैं। ये कैल्शियम आयंस आकर यहाँ पर बाइंड करते हैं और बाइंड करके इसको अपने साथ लेके जाते हैं ताकि जगह खाली हो जाए। ये जगह जैसे ही खाली हो जाती है तो ये जो है हमारा, ये एक्टिन जो हमारा एक फाइबर था, ये जो नीचे वाला ये हमारा मायोसिन, ये हमारा दूसरा फाइबर है। मायोसिन का हेड एक्टिन से जाकर फिर इस जगह पे बाइंड करता है, और ATP की हेल्प से ये बाइंडिंग होती है, मतलब एनर्जी खर्च करती है बॉडी और इसको बाइंड कराती है। बाइंड कराने के बाद ये जैसे ही इसे चिपकता है ये इसको अपनी तरफ खींचता है, तो ये जो खिंचाव होता है उसके कारण हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये मैं अगर ड्रॉ करूँ तो आप इसको ऐसे भी अप्रिशिएट कर सकते हो कि वो है मेरा एक्टिन, ये है मेरा मायोसिन। इसने अगर इससे ऐसे ऐसे बाइंड करा है तब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये जब इसको अपनी तरफ खींचेगा ये दोनों पास आएंगे, और ये दोनों जब पास आएंगे तो हमारी मसल छोटी हो जाएगी। तो मसल की जो लेंथ शॉर्ट हो पाती है वो हो पाती है क्योंकि एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। जो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं तब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इसी तरीके से हमारी बॉडी में काम होता है। It results in the actin and the myosin filaments sliding towards each other, and that is how a muscle contracts. Contraction in a muscle brings movement in the related organ. तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, विद दिस हमने नर्वस सिस्टम के बारे में सब कुछ देख लिया है। अगला सिस्टम जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो है हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हम देखेंगे स्पेसिफिकली कि ये ग्लैंड्स होते क्या है, हम देखेंगे ये ग्लैंड्स कितने टाइप के होते हैं, और हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम अपनी बॉडी के मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले सिक्रीशंस के बारे में बात करेंगे। दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।